जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, हम लोगों ने कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। जो चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा और जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसको आज के लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, पहले उससे पहले हम कल जो हम लोगों ने सीखा था उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आज का जो मोटिवेशन है साथियों, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। कहा जाता है संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या मज़ा है जीने में। आप इसको ऐसे समझिए कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किल तो क्या मज़ा है जीने में, आंधी भी थम जाती है दोस्तों जब लक्ष्य बना लो सीने में। चलिए इन्हीं मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने जो कल बात किया था, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था उसको हम 1 से 2 मिनट में समअप करते हैं, बाकी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए बढ़िया, तो देखते हैं आज का लेक्चर। पहले कल वाले को देख लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या सीखा था। चलिए बढ़िया साथियों, हमने कल आपको बताया था कि वृत्त क्या होता है। उसके साथ साथ वृत्त के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट था उस हर एक कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया। तो चलिए उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं, बाकी आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इन शॉर्ट कि व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है साथियों। तो व्यास और त्रिज्या, व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। मैंने ये बात बताया था, 2 गुने त्रिज्या होता है। मैं ये बताया था आपको कि यानी कहने का मतलब d बराबर होता है 2r। और यहीं से एक हमारे पास एक और फार्मूला निकल के आया था, r बराबर d/2। यानी अगर व्यास दे दे और त्रिज्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे साथियों, d/2 करके निकालेंगे। अगर हमारे पास त्रिज्या दे दे और व्यास पूछे तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या का दोगुना कर देंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने बताया था परिधि। परिधि के बारे में मैंने बताया था कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि तो हमने बताया था 2πr, जहाँ पे पाई का वैल्यू, पाई जो होता है कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 22/7 होता है। साथ ही साथ 1 मिनट, साथ ही साथ अगर पॉइंट में देखें तो 3.14 होता है साथियों। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है साथियों πr²। ये बात मैंने बताया था। बहुत बढ़िया। व्यास बता देते, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल बताया था। उसके बाद साथियों हमने बताया था अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त की परिधि वो होता है साथियों r×π+2। उसके बाद बताया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल साथियों, बताया था वो होता है 1/2πr²। ये दो चीज हमने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। वो होता है 1/4πr²। क्योंकि वृत्त को जब हम वृत्त को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे तो वो हर एक पार्ट क्या था साथियों, चतुर्थांश होता था। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4πr²। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को वृत्त के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में। उसके बाद हमने देखा था चाप की लंबाई। चाप की लंबाई जो होता है साथियों, मैंने आपको बताया था πr θ/180 डिग्री। उसके बाद बताया था हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और उसमें था लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था θ/360 गुने πr² था साथियों। उसके बाद दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
वो था साथियों 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अब आगे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट ये था थोड़ा जो हम लोगों ने कल सीखा था उसको मैंने रिकॉल कराया। बाकी आज के लेक्चर को देखते हैं। आज हम लोगों का आज का टारगेट क्या है, आज हम लोग क्या सीखेंगे। तो देखिए आज का जो टारगेट है, सबसे पहले साथियों आज हम देखेंगे संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। संकेंद्रीय वृत्त, इसको हम वलय भी बोलते हैं साथियों, वलय भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है? देखिए साथियों, इधर हमने यहाँ पे दो वृत्त बनाया। अगर आप देखेंगे इसको तो जिसमें क्या है ना कि दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है। और लेकिन बात करेंगे त्रिज्या की, तो एक त्रिज्या इसका अलग होगा, इसका त्रिज्या अलग हो जाएगा। यानी अगर हम इसका त्रिज्या अगर हम आर बोले, कैपिटल आर बोले, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा साथियों? स्मॉल आर हो जाएगा। अगर हम दिखाने का प्रयास करें, मैं ये कैपिटल आर और स्मॉल आर से ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ साथियों। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये है ना संकेंद्रीय वृत्त के बारे में मैं बता रहा हूँ कि दो वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं साथियों, जिसका क्या होता है ना एक ही केंद्र होता है और त्रिज्याएं जो होती है साथियों अलग अलग होती है। ये चीज़ हमको समझना था इसमें कि मतलब संकेंद्रीय वृत्त यानी कि वलय किसको कहते हैं साथियों? कि दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन उसकी त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। चलिए बढ़िया, इसमें हमको क्या देखना है? संकेंद्रीय वृत्त अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा ना कि अगर हम बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम संकेंद्रीय वृत्त का क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं साथियों। ये हमारा संकेंद्रीय वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल है भाई। अब देखिए कि ये वृत्त है हमारे पास, तो वृत्त का क्या होगा? ये क्षेत्रफल होगा। अब बताओ ना कि संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि हमारे पास दो वृत्त है तो कहीं नहीं तो कहीं हमको क्या करना होगा साथियों कि बड़े वाले में से छोटे वाले को जो घटाएंगे बाकी का जो बच जाएगा वही मेरा क्या होगा साथियों? वलय होगा। यानी संकेंद्रीय वृत्त का क्या होगा साथियों? क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे हमको दो चीज देखना है कि अगर हम संकेंद्रीय वृत्त यानी कि वलय संकेंद्रीय वृत्त की चौड़ाई की बात करेंगे, संकेंद्रीय वृत्त की चौड़ाई साथियों क्या हो जाएगा? आप सोचिए ना कि ये कहने का मतलब ये बड़ा वाला त्रिज्या में से अगर छोटे वाले त्रिज्या को घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वही उसका चौड़ाई होगा। उसका चौड़ाई तो यही होगा साथियों। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखिए संकेंद्रीय वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है साथियों, समझना, अगर हम बड़े वाले में से बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है साथियों? देखिए यहाँ पे बड़े वाला वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए आर ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा साथियों। माइनस अगर हम छोटे वाले वृत्त की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है? स्मॉल आर है, तो उसके लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लें साथियों तो हमारे पास क्या बचेगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा संकेंद्रीय वृत्त यानी कि संकेंद्रीय वृत्त बोलिए या वलय बोलिए, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों। या वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथियों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, तो जो भी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा वो क्वेश्चन के जरिए हमें समझ में आ जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़िया। तो ये हमने संकेंद्रीय वृत्त के बारे में देख लिया कि क्या होता है संकेंद्रीय वृत्त। दो या दो से अधिक वृत्त को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं जिसका केंद्र एक ही होगा लेकिन त्रिज्या की लंबाई अलग अलग होगा साथियों। ठीक है, बाकी आगे हम देखेंगे। 1 मिनट।
तो हम देख रहे थे संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। तो आगे हम देखेंगे संकेंद्रीय वृत्त में बस इतना ही है, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है यही चीज था यहाँ पे, संकेंद्रीय वृत्त क्या लिखे हम, संकेंद्रीय वृत्त का डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है कि दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो किंतु त्रिज्या भिन्न भिन्न लंबाई का हो उसे क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं या वलय कहते हैं। तो अभी अभी हमने देखा, बस दो चीज ध्यान रखना है इसमें। संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई की बात करेंगे साथियों तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साथियों वो है वृत्तखंड। अब हम समझेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है और उसमें वृत्तखंड के कितने टाइप होते हैं। तो अब अगर हम बात बताएं, मैं आपको बताऊं कि वृत्तखंड क्या होता है साथियों, तो देखिए ये हमारे पास क्या है ना, मैं पहले एक वृत्त बना लूं। मेरे पास एक वृत्त है साथियों। अब देखिए वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का खंडन, और एक इससे पहले हमने देखा था, हम लोगों ने देखा था त्रिज्या खंड क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं वृत्तखंड पे। तो त्रिज्या खंड में हम लोगों ने क्या देखा था साथियों कि जब त्रिज्या के जरिए वृत्त को विभाजित किया जाता है तो उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। लेकिन जब हम वृत्तखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे जीवा के द्वारा वृत्त का खंडन किया जाएगा, यानी कि जीवा के जरिए वृत्त को विभाजित किया जाएगा। जब जीवा के जरिए वृत्त को विभाजित किया जाता है साथियों तो उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। साथियों ये मेरे पास क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि ये जीवा है, वृत्त का ये जीवा होता है साथियों। अब देखिए जीवा के जरिए हमने क्या किया, जीवा के जरिए वृत्त को दो भागों में बांट दिया। एक भाग मेरा साथियों ये वाला भाग हो गया, और साथियों और दूसरा भाग मेरा, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा भाग साथियों ये वाला हो गया। तो जब वृत्त के जरिए जब त्रिज्या के जरिए वृत्त का खंडन करेंगे तो त्रिज्या खंड होगा, जब जीवा के जरिए हम वृत्त का खंडन करेंगे तो वृत्तखंड हो जाएगा साथियों। ये चीज़ हमको समझना है। इसमें क्या हो जाएगा इसको हम समझना साथियों, इसको हम क्या बोलेंगे, छोटा वाला टुकड़ा है वृत्त का, इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड साथियों। इसके बाद ये जो मेरे पास ये जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब देखिए अब हम देखेंगे कि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए कोई भी हम वृत्त का खंडन करेंगे, चाहे वो लघु वृत्त खंड हो साथियों, और चाहे दीर्घ वृत्त खंड हो, या त्रिज्या खंड की बात करें तो लघु त्रिज्या खंड या दीर्घ त्रिज्या खंड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक त्रिज्या ले लेंगे, ये भी एक त्रिज्या हो जाएगा, समझते चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, हम थीटा मान लेते हैं, एंगल बनेगा साथियों। अगर हमको क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हमारे पास अभी अभी हमने त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ा है साथियों, तो उसी को थोड़ा सा यहाँ पे हम रिलेट करने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा समझ देखते चलिएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला मेरा पार्ट हो जाएगा साथियों लघु त्रिज्या खंड होगा, क्योंकि कल ही हम पढ़े थे लघु त्रिज्या खंड के बारे में, यही पढ़े थे ना साथियों। ये मेरे पास क्या है, ये त्रिज्या के जरिए जब हम वृत्त का खंडन करते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या खंड होता है। यही तो चीज यहाँ पे है, यही चीज यहाँ पे है। अगर हम बात करेंगे ये पूरे वाले पार्ट को, ये पूरे वाले पार्ट का हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा मेरा लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा। अब हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला पार्ट का। अब ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा साथियों, तो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर हम लघु त्रिज्या खंड में से, समझना लघु त्रिज्या खंड में से अगर हम इसको इस त्रिभुज, ये हमारे पास एक क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है साथियों, एक त्रिभुज बन रहा है, समझते चलना। ये हमारे पास क्या बन रहा है साथियों, एक त्रिभुज बन रहा है। और ये त्रिभुज का अगर मैं नाम दूं, इसका नाम ओ दे देते, इसका ए दे देते साथियों, इसका नाम बी दे देते हैं। तो अगर हमको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड, सॉरी
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, देखिए आप समझना अच्छे से। ये मेरे पास क्या है, त्रिज्या खंड है, मैंने कल बताया था आपको। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे साथियों, तो सोच के देखिए हमारे पास ये बचेगा ना, सोचो ना, ऐसे हमारे पास ऐसे है ना ये वाला पार्ट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल हमको चाहिए। चलिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास त्रिज्या खंड है। अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज जिसका नाम हमने ओ ए बी दिया है, अगर उसको घटा देंगे, घटाने का मतलब क्या है, काट दो इसको, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ से देखो क्या बचेगा हमारे पास, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बचेगा। चलिए बढ़िया, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज ओ ए बी, समझना लघु त्रिज्या खंड क्या हो जाएगा, ओ ए बी, वैसे त्रिभुज भी यही आ जाएगा, इसलिए हम सीधा लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों। अगर हम लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा साथियों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम लोग बता देंगे, अगर उसके बाद अगर कोई त्रिभुज बनता है तो फिर वहाँ पे उसका क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक न्यू फार्मूला देखना है लघु वृत्तखंड का, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, वो मेरा हो जाएगा, देखना यहाँ पे वो होता है मेरा आर स्क्वायर्ड पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये मेरे पास होगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो भी आएगा तो हमको पता है, साइन के बारे में हमको पता है, अगर यहाँ पे दे देगा साइन 0 डिग्री देगा तो हमको पता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर साइन 30 डिग्री देगा तो हमको पता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। हमको पता है अगर साइन 45 देगा तो हमको पता है 1/√2 होता है। हमको पता है अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछेगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू देगा तो हमको डिग्री देगा तो हमको पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर हमको साइन 90 डिग्री दे देगा तो हम लोगों को पता है कि क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा साथियों। ये चीज़ हम लोग को पता है। तो यहाँ से अगर हमको एंगल कुछ भी देगा तो हम लोग बता सकते हैं इसके बारे में। ये चीज़ हम लोग को पहले से मालूम है ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर भी आएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि 3 महीने के अंदर हमें पूरे मैथ को अच्छे से कंप्लीट करना है, सिर्फ नाम के लिए नहीं साथियों। इसके जब आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन न रुके, इस सोच के साथ हम सब लोगों को मिलके पढ़ना है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होगा। अब हमको देखना है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। नेक्स्ट पेज में ले लिया, यहीं ले लें। चलिए ठीक है, आप अच्छे से लिखना, मैं यहीं पे समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि पेज ऊपर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। पहले आप लघु लिखना, फिर दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखना। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल साथियों, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है मैं आपको बता दूं। आप सोचिए ना कि अगर सॉरी साथियों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल की मैं बात करूं, यानी कि ये वाला पार्ट की मैं बात करूं कि ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सोचिए ना कि अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, सोचो भाई ये पूरे मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल 100% बचेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साथियों, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चंस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब हम क्वेश्चंस के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए बढ़िया। तो ये हमारे पास एक आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक आ गया हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका उसका चौड़ाई क्या होता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे साथियों, हमने संकेंद्रीय वृत्त के बारे में देख लिया, वृत्तखंड के बारे में देख लिया साथियों। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है देखते हैं क्या है। हाँ चलिए, अब जो दो कॉन्सेप्ट और हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं, ऐसे इस कॉन्सेप्ट पे भी हमारे बुक में क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए हमें लगा कि इस कॉन्सेप्ट जब हम कॉन्सेप्ट को अगर हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट को ले लें, इसलिए हम ये दोनों कॉन्सेप्ट को भी लेने का प्रयास किया। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़िया। तो सबसे पहला हमारा अब का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, वो है घड़ी की सुई के बीच का कोण। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो 5 मिनट में घड़ी द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया जाएगा, कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, यानी कितना क्षेत्रफल घेरेगा, उसका क्षेत्रफल निकाले। यानी कि 5 मिनट में घड़ी द्वारा रचित क्षेत्रफल बताइए। तो फिर हम कैसे बताएंगे, बता देगा कि घंटे वाली सुई की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो हमको बताइए कि 5 घंटा में सुई द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछेगा तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको समझना है मिनट और घंटा दोनों के बारे में। तो सबसे पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो मिनट को लेके होगा, मिनट को लेके होगा साथियों। अब देखिए मिनट के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले एक घड़ी तो हम नहीं बना पाएंगे साथियों, लेकिन हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास वृत्त है, वृत्त ही तो घड़ी का तो एग्जाम्पल है साथियों। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास केंद्र हो गया। अब हम बात करते हैं, समझना साथियों, यहाँ पे जो मेरा होता है 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे जो होता है साथियों, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, ये 7, ये 8, 9 हो गया, 10 और ये होता है 11। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हम सब लोग को घड़ी देखने बहुत ही अच्छा से आता है। जब हम मिनट की सुई की बात करते हैं तो किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जब घंटे वाले सुई की बात करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब देखिए अगर मिनट की सुई अगर यहाँ पे है साथियों, समझना, अगर ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आ गया तो इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, आप समझना। पहले डिग्री को छोड़ो, यहाँ पे कितना, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मिनट होगा। वैसे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 10 15 20 25 30 35 40 50 55, सॉरी गलत बोल दिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। हमको पता है कि यानी कि घंटे के यानी मिनट की बात करेंगे तो मिनट अगर यहाँ पे है, यहाँ से चलते 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 अगर ये पूरा एक राउंड पूरा करेगा और यहीं पे आ जाएगा तो ये वो क्या करेगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा साथियों। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कितना मिनट में, आप बताओ मुझे कि यानी कि कितना मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए ना, यानी कि 12 मेरा एक 12 है, यहाँ पे 1 है, 12 और 1 के बीच में जो मिनट को हम कैलकुलेट करते कैसे करते हैं, यानी कि जैसे यानी मिनट वाली सुई 12 पर से 1 पर आता है और घंटा वाली सुई 12 पे होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 12:05 हुआ। अगर यही मिनट वाली सुई 5 पे आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि यानी कि अगर घंटा वाली सुई अगर 12 पे रहे और मिनट वाली सुई 2 वाले यहाँ पे आ जाए, 2 पे आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ के बारे में कि हम बोलते हैं साथियों कि 12:10 हुआ है। वही मिनट वाली सुई 3 पे आ गया तो हम 15 मिनट बोलते हैं। वही मिनट वाली सुई
4 पे आ गया तो हम 20 मिनट बोलते हैं। तो ये चीज़ ऐसे करके अगर वही चीज़ अगर पूरा एक राउंड पूरा करेगा तो कितना, आप सोचने वाली बात है, 60 मिनट लगेगा उसको। मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, सोचने वाली बात है। आप यहाँ से हम कल कंक्लूजन करेंगे, कंक्लूड करेंगे चीज़ों को, तो समझना अच्छे से। तो मिनट की सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए बढ़िया, यानी कहने का मतलब इसको अगर लिखेंगे मैथमेटिक्स में तो 60 मिनट में मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में मिनट वाली सुई, क्योंकि अभी हम मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं साथियों। 3 बात को ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। अब सोचिए मैथमेटिक्स में जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आते हैं तो डिवाइड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो 360 अपॉन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, अगर काटेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री का साथियों कोण बनाएगा? 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमको ध्यान रखना, भी हम मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं कि मिनट की सुई के बारे में हम लोगों ने अच्छे से सीखने का अच्छे से समझा कि मिनट की सुई क्या होती है। एक अगर 12 पे है, 12 से 1 पे आएगा तो वो 5 मिनट का, यानी कि 5 मिनट होगा। अगर 2 पे आएगा तो 10 मिनट, 3 पे आएगा तो 15 मिनट, ऐसे करके एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर मिनट की सुई पूरा करेगा तो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। क्योंकि हर मिनट के हर यानी 12 और यानी हर के बीच में कितना का 5 का गैप होता है। तो सोच के देखिए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35 हो जाएगा, 40, 45, 50, 55 और 60, यानी 60 मिनट में क्या करेगा? एक चक्कर। अब सोचो ना, यहाँ पे है, यहीं पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 मिनट चलना पड़ेगा। 60 मिनट में कितना डिग्री का? हमको पता है जब एक चक्कर पूरा करेगा तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाएगा, हम सब लोग को मालूम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों? 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री की? कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम यहीं पे इसको भी समझा देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है घंटे वाली सुई की बात करेंगे साथियों। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की बात करेंगे साथियों। डायग्राम ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे पास एक घड़ी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखिए घंटे की बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पे घंटे, 1 घंटा, आप सोचिए कि यहाँ पे आएगा 1 घंटा में। यहाँ पे हम अगर बात करें तो 1 घंटा, ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10, 11, 12। अगर घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो ये 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि घंटे वाली सुई 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करेगी, ये बात हम समझते हैं। तो आप सोचिए कि 12 घंटे वाली सुई, यहाँ पर लिखते हैं
घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री, यानी कि 12 घंटे में क्या कर, एक चक्कर पूरा करते यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। आप सोचिए, यहाँ पे ले आते हैं, आगे करते हैं इसको। तो एक घंटा में कितना हो जाएगा, 360/12 कितना हो जाएगा साथियों, 12×3 = 36। यानी हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि घंटे वाली सुई एक घंटा में कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात हमको समझ में ध्यान रखना है। अब एक घंटा में इतना, तो यानी एक घंटा में इतना, तो एक मिनट में कितना, घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना बनाएगी, तो यहाँ से निकाल लीजिए एक मिनट में। अब एक घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, 30/60 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा, यानी कि एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात समझ में रखना है, आप समझ में आना चाहिए आपको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने यहीं पे समझाने का प्रयास किया। बाकी जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। बाकी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटे वाली सुई एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या 2 पॉइंट ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पे स्टार करके लिख देता हूँ, आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखेंगे इसको। एक मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कितना डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्या, एक घंटा में घंटे वाली सुई कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है साथियों हमारे पहिए से संबंधित है। इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। देखिए कितना मिनट हुआ, चलिए कोई बात नहीं, अभी टाइम है मेरे पास, क्वेश्चंस कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आएगा। पहिए से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है साथियों, इसमें क्या समझना, मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे ना आपको इतना ध्यान रखना है कि दूरी बराबर, एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर, यहाँ पे पहिए से रिलेटेड जो होगा साथियों, चलिए इससे ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसको क्वेश्चन में समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा आपको। बाकी आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट यहीं तक था, बाकी आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा सा आपने चीज़ों को समझा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। हाँ चलिए देखते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आपको परिधि और क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पे आपको त्रिज्या दिया है। वृत्त की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब हमको पता है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा। त्रिज्या आपको कितना दिया है साथियों, 3.5 दिया है। त्रिज्या को हम 8 से भी दिखा सकते हैं। ये कितना दिया है साथियों, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब परिधि बोल रहा है, वृत्त की परिधि क्या होता है, चलो बताओ। वृत्त की परिधि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है साथियों, 2πr होता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखना है और आंसर आएगा। 2 × पाई का वैल्यू हमने बता रखा था, क्या होता है 22/7 होगा। अगर हम पॉइंट में लेंगे तो 3.14 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है। ध्यान क्या, क्वेश्चंस करेंगे समझ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पे 22/7 लेंगे, r का मान जो है 3.5 है।
अब देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 5 बार में कटेगा 35, 5 से 2 बार में, और ये 2 से 11 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 दूना 22 सेंटीमीटर परिधि आ गया। अब क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, ये पहला था, ये दूसरा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू जो आर है हमारे पास 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट में रहने दीजिए, पॉइंट को हटा के नीचे 1 ऐसे कर दीजिए, 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 11, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यहाँ से क्या आ गया 77/2 आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करती है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। स्पेस कम था साथियों, तो इसलिए इसमें बताने का प्रयास किया है। आप बाकी इस सवाल को, बहुत नॉर्मल सवाल था, आसान सवाल था, आप बाकी इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आगे ये कुछ नहीं है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या आपको आर दिया है, ऐसे लिखो आर, 7 सेंटीमीटर दिया है, परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर साथियों क्या होता है 2 पाई आर होता है। आर का वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 7 है, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पे कितना होगा 44, यानी कि 22 दूना कितना होगा 44 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा परिधि। चलिए बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आसान क्वेश्चन था। यदि अर्धवृत्त, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ पे लगाना है कि आपको अर्धवृत्त का जो वृत्त का व्यास होगा वही अर्धवृत्त का भी व्यास होगा। ऐसा नहीं कि अर्धवृत्त का व्यास अलग होगा, वृत्त का व्यास अलग होगा, सेम ही व्यास होने वाला है साथियों। तो व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि, अब देखिए बता दिए पाई क्या होता है आर इंटू पाई प्लस 2, आर इंटू अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि आर इंटू क्या हो जाएगा साथियों पाई प्लस 2 हो जाएगा। आर कितना दिया है साथियों, अब देखो डी हमारे पास, डी मतलब व्यास, डी मतलब साथियों व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी साथियों, सोच के देखिए। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, देख लीजिए। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा d/2, यानी कि कितना हो जाएगा 14/2 हो जाएगा, यानी कट के 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, 7 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 22/7 प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो क्या करेंगे 7 से 7 को काट देंगे, गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। क्योंकि हमारे पास हमें ये जो 22/7 प्लस 2 दिया है वो पोस्ट के अंदर दिया है, तो उसको पहले हम उसको ओपन करेंगे, बाकी हम आगे लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, याद करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 14 अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आप 7 से 7 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 14 कितना हो जाएगा साथियों 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। वेरी गुड, 4 2 6 2 1 3। चलिए बढ़िया। वो कितना हो जाएगा, परिधि है ना इतना सेंटीमीटर, परिधि को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। यानी हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखते चलना है, ताकि हम क्वेश्चंस बना दे, और इतने अच्छे से क्वेश्चंस को बनाएं कि एग्जामिनर हमसे एक भी क्वेश्चन ना काटे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने जो चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिया है। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं। तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले देखिए परिधि दिया है और आपको क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है साथियों, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, आपको देखिए सवाल को अप्रोच करने आना चाहिए, सवाल को बनाने आना चाहिए। वो क्या होता है साथियों 1/4 पाई r² होता है। अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ तो है, मेरे पास r नहीं है,
तो आर हमको ढूंढना होगा। तो आर आपको कौन देगा, तो ये परिधि, क्योंकि ये जो है मतलब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, क्वेश्चन सही है ना, परिधि, हाँ एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक मिनट देख लेते हैं, ये हमारे पास वृत्त है, क्वेश्चन सही है ना भाई, हाँ एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का ये क्षेत्रफल होता है परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, कितना दिया है 22 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू, अगर 2 से अगर इसको काटना चाहेंगे साथियों तो कट जाएगा आराम से, 2 से क्या होगा 11 बार में कटेगा, तो पाई आर इज इक्वल टू कितना होगा 11 होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 11 अपॉन पाई हो जाएगा। और इसको ये कीजिएगा तो 11 अपॉन पाई ही रहने देते, यहाँ पे काम आ जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू यहाँ से आया 11 अपॉन पाई। अब हमको यहाँ पे लगा देना है, क्या होता है 1/4 पाई, इसको पाई ही रहने दीजिए। क्या है हमारे पास आर, आर कितना है 11 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई है, एक पाई से ये पाई कट गया। अब देखिए यहाँ पे 1/4 कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा, ये 7 अपॉन कितना हो जाएगा 7 अपॉन, बस क्वेश्चन गलत नहीं है ना, एक मिनट, देखिए साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से 20 को डिवाइड के 11 टाइम्स में करें, यानी कि 11 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 22/7 गुने आर बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 11 अपॉन, ऐसे कर दिए 7 अपॉन 22 क्या हो जाएगा 2, यानी कि आर का वैल्यू कितना आया कितना सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम पाई का वैल्यू रख के खोल ओपन कर दिए हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। आर का वैल्यू कितना 7/2 अब इसमें रख दीजिए, क्या होगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में ये कटा। अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा हम इसका जो होता है ना वर्ग इकाई इसका यूनिट होता है साथियों, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिखे हैं, इकाई लिखना नहीं भूलेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन के जरिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वलय का क्षेत्रफल, वही वलय का क्षेत्रफल वाला है क्वेश्चन, हम यहाँ पे वलय बना लेते हैं साथियों, ये एक वलय है ये वलय है, उसमें क्या दिया त्रिज्या। आप सोचिए कि ये जो कैपिटल बड़ा आर है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का क्या मतलब हम समझे कि यहाँ पे छोटा वाला आर होगा वो 7 सेंटीमीटर दिया है, बड़ा वाला आर जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वृत्त की त्रिज्या यानी 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर आपको कितना दिया है साथियों 14 सेंटीमीटर दिया है, और स्मॉल आर कितना दिया है साथियों 7 सेंटीमीटर दिया है, तो वलय का क्षेत्रफल, वलय बोले या संकेंद्रीय वृत्त बोले, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू को रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा, और बाकी इस वीडियो को आप फुल वॉच करना, और कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसके ऊपर ज़रूर सोचूंगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो उसके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। बाकी आज का क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।